हेलो दोस्तों, नमस्कार, नमस्ते। सरोस्ती क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं सुनील आज आपको कंप्लीट वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाऊंगा जो कि लूसेंट से है। ये कोई भी एग्ज़ाम हो जो कि वनडे हो तो सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण होगा। ये एक पूरी मास्टर वीडियो होगी। ये थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन ये पूरा चैप्टर होगा वर्ल्ड हिस्ट्री का, विश्व इतिहास। तो चलिए हम मास्टर वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें देखेंगे पहले पुनर्जागरण। तो हम देखते हैं पुनर्जागरण। दोस्तों, पुनर्जागरण स्टार्ट करने से पहले सेशन को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। पुनर्जागरण का प्रारंभ इटली के फ्लोरेंस नगर से माना जाता है। अगला देखेंगे, इटली के महान कवि दांते 1260 से 1321 ईस्वी में इनका कार्यकाल रहा, को पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। तो एग्जाम में पूछा जाए अगर पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे माना जाता है तो हम कहेंगे दांते को। इनका जन्म फ्लोरेंस नगर में हुआ था। दांते ने प्राचीन लैटिन भाषा को छोड़कर तत्कालीन इटली की बोलचाल की भाषा टस्कन में डिवाइन कॉमेडी नामक काव्य लिखा। इनमें दांते ने स्वर्ग और नरक की एक काल्पनिक यात्रा का वर्णन किया है। अगला पॉइंट देखेंगे, दांते के द्वारा पुनर्जागरण की भावना का प्रश्रय देने वाला दूसरा व्यक्ति पेट्रॉक था। पेट्रॉक का कार्यकाल हो जाएगा 1304 से 1367 ईस्वी। पेट्रॉक को मानववाद का संस्थापक, मतलब अगर बोला जाए मानववाद का संस्थापक किसे कहते हैं तो हम कहेंगे पेट्रॉक को। वह इटली का निवासी था। इटालियन गद्य का जनक कहानीकार बोकेसियो 1313 से 1375 को माना जाता है। कहानीकार बोकेसियो की डेकामेरॉन प्रसिद्ध पुस्तक है। आधुनिक विश्व की प्रथम राजनीतिक चिंतक फ्लोरेंस निवासी मैकियावेली 1369 से 1567 को माना जाता है। आगे देखेंगे, मैकियावेली की प्रसिद्ध पुस्तक द प्रिंस, जो राज्य का एक नवीन चित्र प्रस्तुत करती है। आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक मैकियावेली को कहा जाता है। पुनर्जागरण की भावना की पूर्ण अभिव्यक्ति इटली के 3 कलाकारों की कृतियों में मिलती है। ये कलाकार थे लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो और राफेल। लियोनार्डो दा विंची एक बहुमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति था। वह चित्रकार, मूर्तिकार और इंजीनियर, वैज्ञानिक, दार्शनिक, कवि और गायक था। आगे देखेंगे, लियोनार्डो दा विंची द लास्ट सपर और मोनालिसा नामक अमर चित्रों के रचयिता होने के कारण प्रसिद्ध है। माइकल एंजेलो भी एक अद्भुत चित्रकार और मूर्तिकार और चित्रकार था। द लास्ट जजमेंट एवं द फॉल ऑफ मैन माइकल एंजेलो की कृति है। मतलब माइकल एंजेलो की 2 कृतियां द लास्ट जजमेंट और द फॉल ऑफ मैन है। अगला पॉइंट देखेंगे, सिस्तान के गिरजाघर की छत में माइकल एंजेलो द्वारा चित्र बनाए गए हैं। राफेल भी इटली का एक चित्रकार था। इसकी सर्वश्रेष्ठ कृति जीसस क्राइस्ट की माता मेडोना का चित्र है। पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक जियाटो को माना जाता है। अगला देखेंगे, पुनर्जागरण काल का सर्वश्रेष्ठ निबंधकार इंग्लैंड का फ्रांसिस बेकन था। हॉलैंड के इरास्मस में अपनी पुस्तक द प्रेज ऑफ फॉली में व्यंग्यात्मक ढंग से पदारियों के अनैतिक जीवन और ईसाई धर्म की कुरीतियों पर प्रहार किया है। इंग्लैंड के लेखक टॉमस मूर ने अपने पुस्तक यूटोपिया में आदर्श समाज का चित्र प्रस्तुत किया है। मार्टिन लूथर ने जर्मन भाषा में बाइबिल का अनुवाद प्रस्तुत किया। रोमियो एंड जूलियट शेक्सपियर, जो कि इंग्लैंड के निवासी थे, की अमर कृति है। मतलब रोमियो और जूलियट किसकी कृति है? शेक्सपियर की।
इंग्लैंड के रोजर बेकन को आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान का जन्मदाता माना जाता है। मतलब जो रोजर बेकन है उन्हें आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान का जन्मदाता माना जाता है। अगला पॉइंट देखेंगे, पृथ्वी सौर मंडल का केंद्र है। इसका खंडन सर्वप्रथम पोलैंड निवासी कोपरनिकस ने किया था। आगे देखेंगे, गैलीलियो 1564 से 1642 ईस्वी ने भी कोपरनिकस के सिद्धांत का समर्थन किया। आगे देखेंगे, जर्मनी के प्रसिद्ध वैज्ञानिक केपला या केपलर 1571 से 1630 ईस्वी ने गणित की सहायता से यह बतलाया कि ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार घूमते हैं। न्यूटन 1642 से 1726 ईस्वी ने गुरुत्वाकर्षण के नियम का पता लगाया। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत 16वीं सदी में हुई। धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक मार्टिन लूथर था, जो जर्मनी का रहने वाला था। इसने बाइबिल का अनुवाद जर्मन भाषा में किया। अगला पॉइंट, धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत इंग्लैंड में हुई। और अगला पॉइंट, जॉन विक्लिफ को धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा कहा जाता है। इसके अनुयायी लोलार्ड्स कहलाते हैं। अगला पॉइंट देखेंगे, अमेरिका की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। अमेरिगो वेस्पुसी इटली के नाम पर अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ा। मतलब अमेरिका का नामकरण कैसे हुआ? अमेरिगो वेस्पुसी के नाम पर पड़ा। प्रशांत महासागर का नामकरण स्पेन निवासी मैगलेन ने किया। मतलब प्रशांत महासागर का नामकरण किसने किया? मैगलेन ने। अगला पॉइंट, समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? मैगलेन था। दोस्तों दूसरा चैप्टर देखेंगे, अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम। दोस्तों ये सेशन अच्छा लग रहा हो तो सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए। चलिए हम देखते हैं दूसरा चैप्टर, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम। अमेरिका में ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्य की नींव जेम्स प्रथम के शासनकाल में डाली गई। अमेरिकी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान इंग्लैंड का शासक जॉर्ज तृतीय था। रेड इंडियन अमेरिका के मूल निवासी थे। अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता 4 जुलाई 1776 ईस्वी को मिली। अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा नैसर्गिक अधिकार मतलब नेचुरल राइट के सिद्धांतों पर आधारित थी। अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध 1783 ईस्वी में पेरिस की संधि के तहत समाप्त हुआ। इस संधि के अनुसार ब्रिटेन ने उत्तरी अमेरिका के 13 अंग्रेजी उपनिवेशों की स्वतंत्रता स्वीकार कर ली। अब अगला देखेंगे, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में लफायते के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने इंग्लैंड के विरुद्ध भाग लिया था। सप्तवर्षीय युद्ध में इंग्लैंड की काफ़ी आर्थिक क्षति हुई थी। इस क्षति पूर्ति हेतु तत्कालीन प्रधानमंत्री ग्रेनविले ने 1765 ईस्वी में स्टाम्प एक्ट पारित किया और जिसके अनुसार सभी अदालती कागजों, अखबारों आदि पर 20 शिलिंग का स्टाम्प लगाना अनिवार्य था। 1767 में ब्रिटिश संसद ने कागज, सीसा, चाय, रोगन जैसे उपभोक्ता वस्तुओं पर भी कर लगाया। उपनिवेशियों ने इन करों को व्यापक विरोध किया और सैमुअल एडम्स ने प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा दिया। मतलब प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, ये किसका नारा था? सैमुअल एडम्स का। अगला देखेंगे, अब हम नोट देखेंगे। नोट, सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड व फ्रांस में 1756 से 1763 के बीच हुआ। मतलब ये 7 वर्षीय युद्ध हुआ था इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। ये 1756 से 1763 तक था। अगला पॉइंट देखेंगे, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उपनिवेशवासियों ने स्वाधीनता के पुत्र और स्वाधीनता की पुत्रियां नामक संस्थाएं बनाई जो ब्रिटिश सरकार की कार्रवाइयों का विरोध करती थी।
1776 में टॉमस पेन की लघु पत्रिका कॉमन सेंस प्रकाशित हुई। इसमें अत्यंत प्रभावशाली एवं उत्तेजक शैली में स्वतंत्रता की आवश्यकता पर बल दिया। टॉमस पेन ने राइट्स ऑफ मैन की भी रचना की। टॉमस पेन ने किसकी रचना की? राइट्स ऑफ मैन की रचना की। अगला पॉइंट देखेंगे, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नायक जॉर्ज वाशिंगटन थे, जो बाद में अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति बने। जो स्वतंत्रता संग्राम के नायक थे वो कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन थे, और बाद में अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति बने। इन्हीं के नाम पर अमेरिका के जो कैपिटल है उसका नाम रखा गया वाशिंगटन डीसी, और डीसी का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। अगला पॉइंट देखेंगे, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण बोस्टन की चाय पार्टी थी, जो 16 दिसंबर 1773 को हुई थी। इस घटना से अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ हुआ। इस घटना का नायक सैमुअल एडम्स था। अगला पॉइंट, 5 सितंबर 1974 को 13 उपनिवेशों के प्रतिनिधियों का फिलाडेल्फिया शहर में एक महादेशीय सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें ब्रिटिश कानूनों का विरोध तथा व्यापार के बहिष्कार का निर्णय हुआ। अगला पॉइंट देखेंगे, 18 अप्रैल 1775 को ब्रिटिश सेना और उपनिवेशवासियों के बीच लैक्टिंग्स में प्रथम संघर्ष हुआ। 4 जुलाई 1776 ईस्वी में फिलाडेल्फिया में दूसरा महादेशीय सम्मेलन हुआ, जिसमें टॉमस जेफरसन द्वारा तैयार किया गया स्वतंत्रता का घोषणा पत्र जारी किया गया। प्रजातंत्र की स्थापना सर्वप्रथम अमेरिका में हुई। इसे ही आधुनिक गणतंत्र की जननी कहा जाता है। धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना भी सर्वप्रथम अमेरिका में हुई। संसार में सर्वप्रथम लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका में 1789 ईस्वी में लागू हुआ, जिससे महिलाओं को संपत्ति का अधिकार मिला और उत्तराधिकार कानून को न्याय संगत बनाया गया। अगला पॉइंट देखेंगे, मॉन्टेस्क्यू के शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को मान्यता मिली और 1781 ईस्वी में उपनिवेशी सेना के प्रमुख आत्मसमर्पण करने वाला ब्रिटेन का सेनापति लॉर्ड कॉर्नवालिस था। अमेरिका विश्व का पहला देश था जिसने मनुष्य की समानता तथा उनके मौलिक अधिकारों की घोषणा की। अगला पॉइंट देखेंगे, अमेरिका में दासों के आयात को 1818 में अवैध घोषित किया गया। मतलब जो हम लोग बेगारी करवाते थे दास रख करके, उसका अवैध घोषित कर दिया गया। कब? 1808 में। कहाँ? अमेरिका में। अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति 1860 ईस्वी में बने। अमेरिका में गृह युद्ध की शुरुआत 12 अप्रैल 1861 ईस्वी में दक्षिण और उत्तरी राज्यों के बीच हुई। दक्षिणी राज्य दासता के समर्थक थे और उत्तरी राज्य इसके विरोधी। अब इसमें रीजन यही था, जो दक्षिणी राज्य थे वो दासता के इसलिए समर्थक थे क्योंकि दक्षिणी राज्य अपने आप में पूंजीपति थे, उनके पास पैसा बहुत था, तो वे दासता का समर्थन करते थे। और उत्तरी राज्य गरीब थे, जो रेड इंडियन होते हैं वही लोग थे, इसलिए ये लोग जो है दासता के विरोधी थे क्योंकि इनके पास पैसा नहीं था, तो ये दास नहीं बनना चाहते थे। अगला पॉइंट देखेंगे, अमेरिकी गृह युद्ध की शुरुआत दक्षिणी कैलिफोर्निया राज्य में हुई। इस युद्ध के फलस्वरूप ही दास प्रथा का अंत हुआ। 1 जनवरी 1863 ईस्वी को अब्राहम लिंकन ने दास प्रथा का उन्मूलन किया। और अगला पॉइंट देखेंगे, प्रजातंत्र जनता का जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। प्रजातंत्र की यह परिभाषा अब्राहम लिंकन ने दी है। अगला पॉइंट देखेंगे, अब्राहम लिंकन की हत्या जॉन विल्किस बुश नामक व्यक्ति ने 14 अप्रैल 1865 ईस्वी को कर दिया। अमेरिकी गृह युद्ध की समाप्ति 26 मई 1865 ईस्वी को हुई। अमेरिका थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी। मतलब अमेरिका में जो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई थी उसकी स्थापना बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी। और भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना
अडायर में की गई थी और इसे छोड़ जाने तो भी याद नहीं आ रहा है। अगला पॉइंट देखेंगे। अब अगला देखेंगे फ्रांस की राज्य क्रांति। इसमें पॉइंट देखेंगे, फ्रांस की राज्य क्रांति 1789 ईस्वी में लुई 16वां के शासनकाल में हुई। इस समय फ्रांस में सामंती शासन व्यवस्था थी। अगला पॉइंट, 14 जुलाई 1789 को क्रांतिकारियों ने बस्तील के कारागार में के फाटक को तोड़कर बंदियों को मुक्त कर दिया। तब से 14 जुलाई को फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। समानता, स्वतंत्रता और बंधुता का नारा फ्रांस की राज्य क्रांति की देन है। मैं ही राज्य हूँ और मेरे ही शब्द कानून हैं, यह कथन लुई 14वां का था। अगला पॉइंट देखेंगे, राजा की निरंकुशता तथा स्वेच्छाचारिता पर अंकुश लगाने के लिए फ्रांस में परमला नामक संस्था थी, जिसकी संख्या 17 थी और जिसका गठन न्यायालय के रूप में किया गया था। न्यायाधीशों का पद कुलीन वर्ग के लिए सुरक्षित होता था और ये पद वंशानुक्रम होते थे। वारसाई की शीश महल का निर्माण लुई 14वां ने करवाया था। वारसाई को फ्रांस की राजधानी लुई 14वां ने बनाया था। लुई 16वां 1774 ईस्वी में फ्रांस की गद्दी पर बैठा। लुई 16वां की पत्नी मेरी एंतोनेट ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। मतलब लुई 16वां की जो वाइफ थी उसका नाम मेरी एंतोनेट ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। राष्ट्र की समाधि वारसाई की भड़कीला राज दरबार था। लुई 16वां को देशद्रोह के अपराध में फांसी दे दी गई। अब आगे देखेंगे, टैले एक प्रकार का भूमि कर था और टीथे एक प्रकार का धार्मिक कर था जिसे चर्च को देना पड़ता था। फ्रांसीसी क्रांति में वोल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू और रूसो ने सर्वाधिक योगदान दिया। वोल्टेयर चर्च का विरोधी था। रूसो फ्रांस में प्रजातंत्रात्मक शासन पद्धति का समर्थक था। 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है, यह उक्ति किसकी थी? वोल्टेयर की। आगे देखेंगे, सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो की एवं लेटर्स ऑन इंग्लिश वोल्टेयर की रचना थी। मतलब रूसो की रचना कौन थी? सोशल कॉन्ट्रैक्ट, और वोल्टेयर की रचना लेटर ऑन इंग्लिश। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कानून की आत्मा द स्पिरिट ऑफ लॉ की रचना मॉन्टेस्क्यू ने की थी, जिसमें सरकार के 3 अंगों कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को अलग अलग रखने के विषय में बताकर शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का पोषण किया। फ्रांस की क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण नारा समानता था, जिसे मध्यम वर्ग ने आगाज किया था। स्वतंत्रता और बंधुता भी क्रांति का नारा था। अगला पॉइंट देखेंगे, 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट अर्थात श्रेणी में बटा हुआ था। प्रथम स्टेट पादरी, द्वितीय स्टेटस अभिजात वर्ग था, जबकि तृतीय स्टेटस, इनमें देश के 90% जनता थी। उन्हें सभी प्रकार के कर देने पड़ते थे। इस वर्ग में व्यापारी, डॉक्टर, वकील, जज, अध्यापक, शिक्षक, लेखक, शिल्पी, किसान, मजदूर सभी शामिल थे। अब हम नोट देख लेंगे। नोट, फ्रांस की राज्य क्रांति के समय फ्रांस की मुद्रा लिब्रे थी। जब फ्रांस में राज्य क्रांति स्टार्ट हुई तो वहाँ की मुद्रा जो है लिब्रे थी। स्टेटस जनरल के अधिवेशन की शुरुआत 5 मई 1789 ईस्वी में हुई थी। मापतौल की दशमलव प्रणाली फ्रांस की देन है। सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का जनक हर्डर को माना जाता है। नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 ईस्वी को कोर्सिका द्वीप की राजधानी अजासियो में हुई थी। कहाँ? अजासियो में। नेपोलियन के पिता का नाम कार्लो बोनापार्ट था। नेपोलियन ने ब्रिटेन के सैनिक अकादमी में शिक्षा प्राप्त की थी।
1796 में नेपोलियन ने इटली में ऑस्ट्रिया के प्रमुख को समाप्त किया। फ्रांस में डायरेक्टरी के शासन का अंत 1799 में हुआ। नेपोलियन 1799 में प्रथम कौंसल बना और 1802 ईस्वी में जीवन भर के लिए कौंसल बना। अगला पॉइंट देखेंगे। 1804 में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना। आधुनिक फ्रांस का निर्माता नेपोलियन को माना जाता है। नेपोलियन ने ही सर्वप्रथम इंग्लैंड को बनियों का देश कहा। नेपोलियन ने पत्नी जोजेफाइन को तलाक देकर ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मोरिया लुइसा से शादी की। ट्राफलगर की युद्ध 21 अक्टूबर 1805 ईस्वी में इंग्लैंड और नेपोलियन के बीच हुआ। नेपोलियन ने बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना 1800 में की। नेपोलियन ने बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना 1800 में की। नेपोलियन ने कानूनों का संग्रह तैयार करवाया जिसे नेपोलियन का कोड कहा जाता है। नेपोलियन को नील नदी के युद्ध में अंग्रेजी जहाजी बेड़े के नायक नेल्सन के हाथों बुरी तरह पराजित होना पड़ा। अगला पॉइंट देखेंगे। यूरोप के राष्ट्रों ने मिलकर 1813 ईस्वी में नेपोलियन को लिपजिग नामक स्थान पर हरा दिया और उसे बंदी बनाकर एल्वा के टापू पर भेज दिया गया, परंतु वह एल्वा से भाग निकला और पूरा फ्रांस का सम्राट बना। अगला पॉइंट देखेंगे। अंततः मित्र राष्ट्रों की सेना ने नेपोलियन को 18 जून 1815 को वाटरलू के युद्ध में पराजित कर बंदी बना लिया और उसे सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया। वहां 1821 में उसकी मृत्यु हो गई। नेपोलियन लिटिल कार्पोलर के नाम से जाना है। नेपोलियन किस नाम से? लिटिल कार्पोलर। आगे देखेंगे। नेपोलियन के पतन का कारण था उसका रूस पर आक्रमण करना। इंग्लैंड के वाणिज्य और व्यापार का बहिष्कार करने के लिए नेपोलियन ने महाद्वीपीय संस्था का सूत्रपात किया था। वियना कांग्रेस समझौता के तहत यूरोप के राष्ट्रों ने 1815 ईस्वी में फ्रांस के प्रभुत्व को समाप्त किया। अब दोस्तों अगला पढ़ेंगे इटली का एकीकरण। दोस्तों सेशन को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि और किस चीज़ की वीडियो चाहते हैं आप। चलिए आगे देखते हैं। उन्नीसवीं सदी के पूर्वार्ध में इटली में 13 राज्य थे। इटली के एकीकरण का जनक जोसेफ मैजनी को माना जाता है। मैजनी का जन्म जेनेवा में हुआ था। इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधक ऑस्ट्रिया था। इटली के एकीकरण में सर्डिनिया पीडामोंट राज्य ने अगुवाई की थी। इटली की समस्या को काउंट काबूर ने अंतर्राष्ट्रीय समस्या बना दिया। इटली के एकीकरण की तलवार गैरीबाल्डी को कहा जाता है। इटली के एकीकरण का श्रेय मैजनी, काउंट काबूर और गैरीबाल्डी को दिया गया। यंग इटली की स्थापना 1831 में जोसेफ मैजनी ने की। अगला पॉइंट देखेंगे। गैरीबाल्डी लाल कुर्ती नामक सेना का संगठन किया था। कार्बोनरी सोसाइटी का संस्थापक गिबर्टी था। विक्टर सैमुनियल सर्डिनिया का शासक था। विक्टर सैमुनियल सर्डिनिया का शासक था। इटली के एकीकरण की शुरुआत लोम्बार्डी और सर्डिनिया राज्य के मेल से हुई। इटली राष्ट्र का जन्म 2 अप्रैल 1860 ईस्वी को माना जाता है और 1871 ईस्वी में रोम में संयुक्त इटली की राजधानी घोषित किया गया। यदि समाज में क्रांति लानी हो तो क्रांति का नेतृत्व नवयुवकों को हाथ में दे दो। यह कथन किसका है? जोसेफ मैजनी का है। इटली का एकीकरण 1871 ईस्वी में काउंट काबूर ने किया और इटली की एकता का
जन्मदाता नेपोलियन था। इटली की एकता का जन्मदाता नेपोलियन था। अगला चैप्टर देखेंगे दोस्तों, जर्मनी का एकीकरण। चलिए देखते हैं। जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने किया। बिस्मार्क प्रसा का शासक विलियम प्रथम का प्रधानमंत्री था। जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य प्रसा था। बिस्मार्क जर्मनी का एकीकरण प्रसा के नेतृत्व में चाहता था। विलियम को जर्मन संघ का सम्राट के ताज 8 फरवरी 1871 में पहनाया गया। बिस्मार्क का सबसे अधिक भय फ्रांस से था। जर्मनी के राष्ट्रीयता का संदेशवाहक नेपोलियन बोनापार्ट को माना जाता है। अब अगला पॉइंट देखेंगे। जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता फ्रेडरिक लिस्ट को माना जाता है। जर्मनी राष्ट्रीय सभा को डायट के नाम से जाना जाता था। वह फ्रैंकफर्ट में होती थी। 1815 से 1850 के बीच जर्मन साम्राज्य पर ऑस्ट्रिया का आधिपत्य था। ऑस्ट्रिया का चांसलर मैटरनिख था। एकीकृत जर्मन राष्ट्र के निर्माण में राके, बोमन, लसर इत्यादि दार्शनिकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फ्रैंकफर्ट संविधान सभा का गठन मई 1848 ईस्वी में किया गया था। विलियम प्रथम के शासनकाल में प्रसा का रक्षा मंत्री वान रून एवं सेनापति वान माल्टेक था। अगला पॉइंट देखेंगे। 23 सितंबर 1862 ईस्वी को बिस्मार्क प्रसा का चांसलर बना। बिस्मार्क का जन्म 1 अप्रैल 1815 को ब्रेडनबर्ग में हुआ था। विलियम प्रथम ने बिस्मार्क को बाजीगर कहा था। सेराजोवो के युद्ध में 1866 ईस्वी में ऑस्ट्रिया ने प्रसा के आगे आत्मसमर्पण कर दिया। वो आगे देखेंगे। तेईस अगस्त 1866 ईस्वी के प्राग संधि के तहत ऑस्ट्रिया जर्मन संघ में शामिल हो गया। फ्रांस और प्रसा के बीच सेडान का युद्ध 15 जुलाई 1870 को हुआ। नेपोलियन तृतीय ने प्रसा के आगे 1 सितंबर 1870 ईस्वी को आत्मसमर्पण किया। बिस्मार्क ने जर्मनी के सम्राट विलियम प्रथम का राज्याभिषेक वारसाय के राजमहल में किया। फ्रैंकफर्ट की संधि 10 मई 1871 ईस्वी को फ्रांस और प्रसा के बीच हुई। सूडान के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण संभव हो सका। अब हम अगला चैप्टर देखेंगे, रूसी क्रांति। दोस्तों सेशन को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए अब हम देखते हैं रूसी क्रांति। समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रॉबर्ट ओवेन ने किया था। वह वेल्स का रहने वाला था। आदर्शवादी समाजवाद का प्रवर्तक रॉबर्ट ओवेन को माना जाता है। वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक कार्ल मार्क्स था। कार्ल मार्क्स जर्मनी का निवासी था। कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक पुस्तक लिखी। फ्रांसीसी साम्यवाद का जनक सेंट साइमन को माना जाता है और फेबियन सोशलिज्म का नेतृत्व जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने किया। लंदन में फेबियन सोसाइटी की स्थापना 1884 में हुई। अगला पॉइंट देखेंगे। दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा कार्ल मार्क्स ने दिया। मतलब क्या? दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा किसने दिया? कार्ल मार्क्स ने दिया। रूस के शासक को जार कहा जाता था। यह जार शाही व्यवस्था मार्च 1917 ईस्वी में समाप्त हुई। जार मुक्तिदाता के नाम से अलेक्जेंडर द्वितीय को जाना जाता है। रूस का अंतिम जार शासक जार निकोलस द्वितीय था। 1917 ईस्वी में हुई रूसी क्रांति के तात्कालिक कारण प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय थी। 17 नवंबर 1917 ईस्वी को बोल्शेविक क्रांति का नेता लेनिन था। लेनिन ने चेका का संगठन किया था। लाल सेना का संगठन ट्रोट्स्की ने किया था। अगला पॉइंट देखेंगे।
रूस के जार शासक अलेक्जेंडर द्वितीय की हत्या बम विस्फोट में हुई। एक जार, एक चर्च और एक रूस का नारा निकोलस द्वितीय ने दिया। निकोलस द्वितीय ने एक जार, एक चर्च और एक रूस का नारा दिया। रूस में सबसे अधिक जनसंख्या स्लाव लोगों की थी। स्लाव लोग। अन्ना करेनिना के लेखक लियो टॉल्स्टॉय था। शून्यवाद का जनक तुर्गनेव को माना जाता है। रूसी साम्यवाद का जनक प्लेखानोव को माना जाता है। सोशल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना 1903 ईस्वी में रूस में हुई। यह दल दो गुटों में विभाजित था, बोल्शेविक और मेनशेविक। बोल्शेविक का अर्थ होता है बहुसंख्यक और मेनशेविक का अर्थ होता है अल्पसंख्यक। अगला पॉइंट देखेंगे। बोल्शेविक दल का नेता लेनिन था और 16 अप्रैल 1917 ईस्वी में लेनिन ने रूस में क्रांतिकारी योजना प्रकाशित की, जो अप्रैल थीसिस नाम से जानी जाती है। 1921 में लेनिन ने रूस में नई आर्थिक नीति लागू की। आधुनिक रूस के निर्माता स्टालिन को माना जाता है। लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में हो गई। राइट्स ऑफ मैन के लेखक टॉमस पेन हैं। मदर की रचना मैक्सिम गोर्की ने की। अस्थायी क्रांति के सिद्धांत का प्रवर्तक ट्रेटस्की था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लेनिन का नारा था, युद्ध का अंत करो। कार्ल मार्क्स का आजीवन साथी रहा फ्रेडरिक एंजल। कार्ल मार्क्स का आजीवन साथी फ्रेडरिक एंजल था। अब अगला पॉइंट देखेंगे। अब दोस्तों नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, औद्योगिक क्रांति। क्या औद्योगिक क्रांति? अब हम देखेंगे औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड में हुई, क्योंकि इंग्लैंड के पास उपनिवेशों के कारण कच्चे माल और पूंजी की अधिकता थी। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सूती कपड़ा उद्योग से हुई। सबसे पहले स्कॉटलैंड में मैकेडम नामक व्यक्ति ने पक्की सड़कें बनाने की विधि निकाली। मतलब ये पक्की सड़कें जो हम लोग डामर वाली देखते हैं, इसकी इसे सबसे पहले बनाया हुआ था मैकेडम। वह स्कॉटलैंड का निवासी था। 1761 में ब्रिडले नामक इंजीनियर ने मैनचेस्टर से वर्सले तक नहर बनाई। सबसे पहले नहर किसने बनाई? ब्रिडले नामक इंजीनियर ने, जो कि मैनचेस्टर से वर्सले तक बनाई थी 1761 में। 1814 में जॉर्ज स्टीफेंसन ने पहला भाप से चलने वाला रेल इंजन रॉकेट बनाया। रेल इंजन सबसे पहले किसने बनाया? भाप इंजन स्टीफेंसन ने। कब? 1814 में। अगला पॉइंट देखेंगे। औद्योगिक क्रांति के दौर में जर्मनी इंग्लैंड का प्रतिद्वंदी था। मतलब जर्मनी और इंग्लैंड जो है प्रतिद्वंदिता कर रहे थे, दोनों ही आगे बढ़ रहे थे औद्योगिक क्रांति में। अब देखेंगे औद्योगिक क्रांति में हुए आविष्कार देखेंगे, आविष्कारक और वर्ष। सबसे पहले देखेंगे तेज चलने वाली शटल का आविष्कारक कौन था? जॉन। कब हुआ? 1733 में। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया? जेम्स हरग्रीव्स ने। कब? 1765। स्पिनिंग जेनी पानी की शक्ति से चलने वाला रिचर्ड आर्कराइट ने किया और 1767 में। स्पिनिंग म्यूल का आविष्कार क्रॉम्पटन ने किया 1776 में। घोड़ा द्वारा चलाए जाने वाले करघा कार्टराइट ने किया, इनका समय नहीं पता है। सेफ्टी लैंप का आविष्कार हम्फ्री डेवी ने किया 1815 में। अब हम अगला क्वेश्चन देखें, अगला चैप्टर देखेंगे दोस्तों, इंग्लैंड में क्रांति। इंग्लैंड में क्रांति। दोस्तों जो भी दोस्त नए जुड़े हों, सेशन को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए देखते हैं। इंग्लैंड में गृह युद्ध चार्ल्स प्रथम के शासनकाल में 1642 ईस्वी में हुआ। इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति 1688 ईस्वी में हुआ। इस समय इंग्लैंड का प्रथम शासक जेम्स द्वितीय था। सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड तथा फ्रांस के बीच 1756 से 1763 ईस्वी में हुआ। गुलाबों का युद्ध इंग्लैंड में हुआ। गुलाबों का युद्ध इंग्लैंड में हुआ। इंग्लैंड के सामंतों ने राजा जॉन को सन 1215 ईस्वी में एक अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर करने को मजबूर किया।
इस अधिकार पत्र को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यह सर्वसाधारण के अधिकारों का घोषणा पत्र था। अगला पॉइंट देखेंगे। ट्यूडर वंश के शक्तिशाली राजाओं के शासनकाल में संसद उनके हाथों की कठपुतली बनी रही। एलिजाबेथ प्रथम का संबंध ट्यूडर वंश था, मतलब जो एलिजाबेथ प्रथम है उनका संबंध ट्यूडर वंश से था। अब प्रेजेंट टाइम पे एलिजाबेथ द्वितीय है जो इंग्लैंड की महारानी है, वो भी ट्यूडर वंश की से संबंधित हैं। इंग्लैंड में गृह युद्ध 7 वर्षों तक चला। इंग्लैंड के राजा चार्ल्स प्रथम को फांसी की सजा दी गई। गृह युद्ध के दौरान राजा के समर्थकों को कैवेलियर कहा गया था और संसद के समर्थकों को राउंडहेड्स कहा गया था। अब अगला चैप्टर देखेंगे हम प्रथम विश्व युद्ध से रिलेटेड, जो कि 1914 से 1918 के बीच लड़ा गया था। चलिए देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया द्वारा सर्बिया पर आक्रमण किए जाने के साथ हुई। यह 4 वर्ष तक चला। इसमें 37 देशों ने भाग लिया। प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्क ड्यूक फर्डिनेंड की बोस्निया की राजधानी सेराजेवो में 28 जून 1914 को की गई हत्या थी। प्रथम विश्व युद्ध में संपूर्ण विश्व 2 ख़ौमे में बंट गया, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व जर्मनी ने किया। इसमें शामिल अन्य देश ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की, बुल्गारिया, इटली थे। अब हम अगला पॉइंट देखेंगे। मित्र राष्ट्रों में इंग्लैंड, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस एवं फ्रांस शामिल थे। अगला पॉइंट देखेंगे। गुप्त संधियों की प्रणाली एवं यूरोप में गुटबंदी का जनक जर्मनी के चांसलर बिस्मार्क को माना जाता है। इस समय जर्मनी के चांसलर एंजेला मर्केल हैं। अगला पॉइंट देखेंगे। ऑस्ट्रिया, जर्मनी और इटली के बीच त्रिगुट का निर्माण 1882 ईस्वी में हुआ। त्रिगुट का सदस्य होने के बावजूद इटली कुछ समय तक तटस्थ रहा और अंततः वह 26 अप्रैल 1915 को ऑस्ट्रिया, हंगरी और जर्मनी के खिलाफ युद्ध में शामिल हुआ। सर्बिया के गुप्त क्रांतिकारी संस्था थी काला हाथ। सर्बिया की जो गुप्त क्रांतिकारी संस्था थी उसका नाम काला हाथ था। रूस जापान युद्ध 1904-05 ईस्वी का अंत अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट की मध्यस्थता से हुआ। मोरक्को संकट 1906 में पैदा हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने रूस पर आक्रमण 1 अगस्त 1914 में और फ्रांस पर आक्रमण 3 अगस्त 1914 में किया। अगला पॉइंट देखेंगे। चार अगस्त 1914 को इंग्लैंड प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ। इंग्लैंड कब शामिल हुआ? 4 अगस्त 1914 को। और 26 अप्रैल 1915 को इटली मित्र राष्ट्रों की ओर से प्रथम विश्व युद्ध में कूदा। मतलब ये जो इटली है ये 1915 में लड़ाई में आ गया। प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन थे। अमेरिका 6 अप्रैल 1917 को प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ। अमेरिका कब शामिल हुआ? 1917 में। अमेरिका के यू बोट द्वारा इंग्लैंड के लूसितानिया नामक जहाज को डुबाने के बाद अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ, क्योंकि उस जहाज पर मरने वाले 1153 व्यक्तियों में से 128 व्यक्ति अमेरिकी थे। जुलाई 1918 में ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका ने संयुक्त सैनिक अभियान आरंभ किया और जर्मनी तथा उसके सहयोगी देशों की हार होने लगी। सितंबर 1918 में बुल्गारिया, अक्टूबर 1918 में तुर्की और 3 नवंबर 1918 को ऑस्ट्रेलिया तथा हंगरी के सम्राट ने आत्मसमर्पण कर दिया। अब अगला पॉइंट देखेंगे। जर्मन सम्राट कैंसर विलियम द्वितीय ने 10 नवंबर 1918 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया और हॉलैंड भाग गए। ऐसी अवस्था में समाजवादी प्रजातांत्रिक दल ने सत्ता अपने हाथों में लेकर एक तंत्र के स्थान पर गणतंत्र की स्थापना की और अपने नेता फ्रेडरिक एबर्ट को जर्मनी का चांसलर बनाया।
जिसने 11 नवंबर 1918 को युद्ध विराम की संधि पर हस्ताक्षर कर दिया। फलस्वरूप प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ। 18 जून 1919 को पेरिस शांति सम्मेलन हुआ, जिसमें 27 देश भाग ले रहे थे, मगर शांति संधियों की शर्तें केवल 3 देश ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका तय कर रहे थे। अगला पॉइंट देखेंगे, क्योंकि यही लोग जो है विजित राष्ट्र थे। पेरिस शांति सम्मेलन में शांति संधियों की शर्तें निर्धारित करने में जिन राष्ट्राध्यक्षों ने मुख्य भूमिका निभाई वे थे अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन, ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज और फ्रांस के प्रधानमंत्री जॉर्ज क्लेमेंसो। वर्साई की संधि 28 जून 1919 ईस्वी को जर्मनी के साथ हुई। संधि के तहत जर्मनी की सेना 1 लाख तक सीमित कर दी गई। उससे वायुसेना और पनडुब्बियां रखने के अधिकार छीन लिए गए। जर्मनी के सारे उपनिवेश विजित राष्ट्रों ने अपने आपस में बांट लिए। युद्ध के हार जाने के रूप में जर्मनी पर 6 अरब 10 करोड़ पाउंड का राशि मांग की गई। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रथम विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। संयुक्त राष्ट्र संघ प्रथम विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान राष्ट्र संघ की स्थापना थी। अब अगला पॉइंट देखेंगे। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान होने वाली वर्साई की संधि में द्वितीय विश्व युद्ध का बीजारोपण हुआ। अब हम अगला चैप्टर देखेंगे, चैप्टर नंबर 10, चीनी क्रांति। दोस्तों, जो भी भाई नया जुड़ा हो वो सेशन को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर ले। अब चीनी क्रांति देखेंगे। मंचू राजवंश का पतन 1911 ईस्वी में हुआ। 1911 ईस्वी में हुई चीनी क्रांति का नायक सन यात सेन था। 1905 ईस्वी में सन यात सेन ने तुंग मेंग दल की स्थापना की, जिसका उद्देश्य चीन में मंचू वंश की शासन को स्थापना करना था। क्रांतिकारियों ने 19 दिसंबर 1911 ईस्वी में सन यात सेन को अपनी सरकार का अध्यक्ष चुना। आगे देखेंगे। कोविनेड लीग सोसाइटी के संस्थापक सन यात सेन था। 1911 ईस्वी में क्रांति के बाद चीन में गणतंत्र शासन पद्धति की स्थापना हुई। युआन शी इकाई के समर्थन में सन यात सेन ने अपना नेतृत्व वापस ले लिया। और अगला पॉइंट, 1912 ईस्वी में सन यात सेन ने कुओमिंतांग पार्टी की स्थापना की। इस पार्टी के पुनर्गठन के लिए सेना ने माइकेल बोरोदिन को आमंत्रित किया। डॉक्टर सन यात सेन ने अपनी सेना के संगठन के लिए जनरल गैलेन को चुना। डॉक्टर सन यात सेन के 3 सिद्धांत थे: राष्ट्रवाद, लोकतंत्रवाद और सामाजिक न्याय। अब आगे देखेंगे। डॉक्टर सन यात सेन को चीन का राष्ट्रपिता कहा जाता है। चीन का राष्ट्रपिता कौन है? डॉक्टर सन यात सेन। अब तांग वंश के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। चीन में तांग राजवंश के तहत एक साम्राज्य स्थापित हुआ, जो लगभग 300 वर्षों तक 7वीं से 9वीं सदी तक सत्ता में रहा। इसकी राजधानी सियान दुनिया के सबसे बड़े नगरों में एक थी। तांग साम्राज्य परीक्षा के माध्यम से नियुक्त की गई नौकरशाही पर प्रशासित होता था। डॉक्टर सन यात सेन की मृत्यु 1925 ईस्वी में हो गई। डॉक्टर सन यात सेन की मृत्यु के बाद चांग काई शेक ने 1926 ईस्वी में कुओमिंतांग पार्टी को संभाला। 1927 ईस्वी में कुओमिंतांग पार्टी में से साम्यवाद अलग हुए। चीन में गृह युद्ध 1928 में शुरू हुआ। 1925 ईस्वी में हुनान के विशाल किसान आंदोलन का नेतृत्व माओ त्से तुंग ने किया। आगे अगला पॉइंट देखेंगे। माओ त्से तुंग का जन्म 1893 ईस्वी में हुनान में हुआ था। चांग काई शेक ने केंद्रीय सरकार की सत्ता नानकिंग को संभाली। चांग काई शेक ने अपनी सरकार की स्थापना फॉर्मोसा में की। फॉर्मोसा आजकल वही ताइवान है। साम्यवादियों के दमन करने के लिए चांग काई शेक ने ब्लू शर्ट आतंकवादी दल का गठन किया। माओ त्से तुंग के नेतृत्व में 1 अक्टूबर 1949 ईस्वी में जनवादी गणतंत्र की स्थापना चीन में की गई। चीन साम्यवादी गणतंत्र का प्रथम अध्यक्ष माओ त्से तुंग था। चीनी जनवादी गणतंत्र का प्रथम प्रधानमंत्री चाउ एन लाई था। चीन के जनवादी गणतंत्र की राजधानी हुनान थी।
खुले द्वार की नीति चीन ने अपनाई गई थी। चीन के द्वार खोलने का श्रेय ब्रिटेन को दिया गया था। चीन के द्वार खोलने का श्रेय किसको? ब्रिटेन को दिया गया था। अगला पॉइंट देखेंगे। खुले द्वार की नीति का प्रतिवादक जॉन हे था। चीन एशिया का मरीज के नाम से जाना गया। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1921 में हुई। अब हम अगला चैप्टर देखेंगे, तुर्की। तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता था। पान इस्लामिज्म का नारा अब्दुल हमीद द्वितीय ने दिया था। युवा तुर्क आंदोलन की शुरुआत अब्दुल हमीद द्वितीय के शासनकाल में 1908 में हुई। प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की के साथ भीषण अपमानजनक संधि सेब्रा की संधि 10 अक्टूबर 1920 को की गई। मुस्तफा कमाल पाशा ने इसे मानने से इनकार कर दिया। अब अगला पॉइंट देखेंगे। आधुनिक तुर्की के निर्माता मुस्तफा कमाल पाशा को माना जाता है। इसे अतातुर्क या तुर्की के पिता के उपनाम से जाना जाता है। मुस्तफा कमाल पाशा का औपचारिक जन्म तिथि 19 मई 1881 ईस्वी में सेलेनिका में हुआ था। इनके पिता का नाम अली रजा था। तुर्की में एकता और प्रगति समिति की गठन 1889 ईस्वी में हुई। अब आगे देखेंगे। प्रारंभ में कमाल पाशा एकता, प्रगति और समिति के प्रभाव में आया। एक सेनापति के रूप में कमाल पाशा ने गल्लीपोती युद्ध में शानदार सफलता हासिल की। इसके बाद 1919 ईस्वी में कमाल पाशा ने सैनिक पद से इस्तीफा दे दिया। 1919 ईस्वी में के आखिर में तुर्क कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता मुस्तफा कमाल पाशा ने की। 1923 में तुर्की और यूनान के बीच लोजान की संधि हुई। 23 अक्टूबर 1923 ईस्वी को तुर्की गणतंत्र की घोषणा हुई। तुर्की गणतंत्र कब बना? 23 अक्टूबर 1923 को। कमाल पाशा ने तुर्की में 3 मार्च 1924 को खिलाफत को समाप्त कर दिया। 20 अप्रैल 1924 को तुर्की में नए संविधान की घोषणा हुई। अब आगे देखेंगे। तुर्की के नए गणतंत्र का राष्ट्रपति मुस्तफा कमाल पाशा हुआ। रिपब्लिक पीपुल्स पार्टी की स्थापना मुस्तफा कमाल पाशा था। मुस्तफा कमाल पाशा द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य निम्न हैं। नंबर 1, 1932 में तुर्की भाषा परिषद की स्थापना। 1933 ईस्वी में तुर्की में प्रथम पंचवर्षीय योजना का लागू होना। 1924 में तुर्की में धर्मनिरपेक्ष राज्य की घोषणा। इस्तांबुल में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना। ग्रेगोरियन कैलेंडर का प्रचलन 26 दिसंबर 1925 को से लागू। इस्तांबुल का पुराना नाम कुस्तुनतुनिया था, जो कि यह यूरोप में पड़ता है और शेष हिस्सा तुर्की का एशिया में पड़ता है, इसलिए इसे यूरेशियन कंट्री कहते हैं। 25 नवंबर 1925 को तुर्की में टोपी और औरतों को बुर्खा पहनने की कानूनी प्रतिबंध लगाया गया। कमाल पाशा की मृत्यु 1938 में हो गई। कमाल पाशा कब मरा? 1938 में। अब हम देखेंगे इटली में फासिस्टों का उदय। फासिज्म का उदय सर्वप्रथम इटली में हुआ। इनका जन्मदाता मुसोलिनी को माना जाता है। मुसोलिनी का जन्म 1833 ईस्वी में रोमाग्ना में हुआ था। मुसोलिनी के दल का नाम फासिस्टवाद था। इसकी स्थापना मिलान में की गई थी। ड्यूस के नाम से मुसोलिनी को पुकारा जाता था। फासीवाद राष्ट्रवाद का समर्थन करते थे। फासीवादी दल के स्वयंसेवक काली कमीज पहनते थे। मुसोलिनी ने डियाज को सेना का अधिकारी नियुक्त किया। मुसोलिनी द्वारा बनाए गए निगमों की संख्या 22 थी। अब आगे देखेंगे। राष्ट्रीय निगम परिषद का अध्यक्ष मुसोलिनी था, जिसकी सदस्यों की संख्या 500 थी। ग्रैंड काउंसिल ऑफ फासिस्ट पार्टी के सदस्यों की संख्या 25 थी। मुसोलिनी ने अक्टूबर 1922 में रोम पर और 1935 में अबिसिनिया पर आक्रमण किया। जापान और जर्मनी के साथ मुसोलिनी ने रोम, बर्लिन, टोक्यो, धुरी का निर्माण 1936 में किया। मुसोलिनी ने 10 जून 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान
मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। इटली में फांसीवाद का अंत 28 अप्रैल 1945 को माना गया। अब हम अगला चैप्टर देखेंगे, जर्मनी में नाजीवाद का उदय। क्या है? जर्मनी में नाजीवाद का उदय। जर्मनी में नाजी दल का उत्थान हिटलर के नेतृत्व में हुआ। हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रिया के ब्राउना नामक शहर में हुआ। हिटलर बचपन से ही चित्रकार बनना चाहता था। प्रथम विश्व युद्ध 14 से 18 में हिटलर जर्मनी की तरफ से लड़ा था और युद्ध में अभूतपूर्व वीरता के कारण उसे आयरन क्रॉस प्राप्त हुआ था। युद्ध के बाद हिटलर जर्मनी वर्कर्स पार्टी की सदस्य बना और 1920 में इस पार्टी का नाम बदलकर नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी रखा। धीरे धीरे हिटलर इसका फ्यूरर नेता बन गया। मतलब फ्यूरर मतलब नेता, ये फ्यूरर जर्मनी भाषा है। अब आगे देखेंगे, 1923 में हिटलर ने लुडेनडॉर्फ के साथ मिलकर वाइमर गणतंत्र के खिलाफ विद्रोह कर दिया। विद्रोह असफल हुआ, हिटलर को बंदी बना लिया गया। जेल से ही हिटलर ने अपनी प्रसिद्ध आत्मकथा मीन कैंप किसकी रचना? हिटलर की रचना की। 1924 के अंत में उसे जेल से रिहा कर दिया गया। जेल से रिहा होने के बाद उसने अपने दल को फिर से संगठित किया और स्वास्तिक को प्रतीक के रूप में ग्रहण किया। 1932 में चुनाव में हिटलर की नाजी पार्टी 230 सीटें प्राप्त हुई, परंतु उसे सरकार बनाने का मौका नहीं मिला। बाद में राष्ट्रपति हिंडेनबर्ग ने 30 जनवरी 1933 को हिटलर को चांसलर मनोनीत किया। अगस्त 1934 को हिंडेनबर्ग की मृत्यु ने पर चांसलर और राष्ट्रपति के पद को मिलाकर एक कर दिया गया और हिटलर जर्मन का सर्वोपरि बन गया। अब आगे देखेंगे, गुप्तचर पुलिस गेस्टापो का संगठन हिटलर ने किया था। एक राष्ट्र एक नेता का नारा हिटलर ने दिया। नाजी दल का प्रचार कार्य गोएबल्स संभालता था। जर्मन सुरक्षा परिषद की स्थापना 4 अप्रैल 1933 में हुई। हिटलर ने 16 मार्च 1935 में जर्मनी में पुनः शस्त्रीकरण की घोषणा की और उसने वार्साय संधि की निरशस्त्रीकरण संबंधी सभी धाराओं को तोड़ने की घोषणा की एवं उसने पूरे जर्मनी में अनिवार्य सैनिक सेवा लागू कर दिया। साम्यवादी खतरा से बचने के लिए जर्मनी, इटली और जापान के बीच कमिंटर्न विरोधी समझौता 1936 में संपन्न हुआ, जो कालांतर में धुरी राष्ट्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अब आगे देखेंगे, हिटलर ने 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर आक्रमण किया। हिटलर की विस्तारवादी नीति का पहला शिकार ऑस्ट्रिया, मतलब हिटलर विस्तारवादी नेता था और उसका पहला शिकार ऑस्ट्रिया बना। एडोल्फ हिटलर के लिए सामी विरोधी नीति का अर्थ था यहूदी विरोधी नीति। हिटलर ने 30 अप्रैल 1945 को आत्महत्या की। 30 अप्रैल 1945 को। अब हम अगला चैप्टर देखेंगे, जापानी साम्राज्यवाद। जापान के साम्राज्यवाद का सबसे पहला शिकार चीन हुआ। 1863 ईस्वी में एक अमेरिकी नाविक पेरी ने बल प्रयोग कर जापान का द्वार अमेरिकी व्यापार के लिए खोला। जापान में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत मुत्सुहितो ने की। अब अगला पॉइंट देखेंगे, 1872 में जापान में सैनिक सेवा अनिवार्य कर दिया गया। 1905 में जापान ने रूस को हराया। जापान रूस युद्ध की समाप्ति 5 सितंबर 1905 को पोर्ट्समाउथ की संधि के द्वारा हुई। जापान ने 1931 ईस्वी में अपनी साम्राज्यवादी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए मंचूरिया पर आक्रमण किया। 20 मार्च 1933 ईस्वी को जापान ने राष्ट्रसंघ की सदस्यता त्याग दी। पीत आतंक से जापान को संबोधित किया जाता था। पीत आतंक। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने धुरी राष्ट्र का साथ दिया था। अमेरिका ने जापान पर पहला परमाणु बम 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा में गिराया। आगे देखेंगे,
द्वितीय विश्व युद्ध में 10 सितंबर 1945 को जापान ने आत्मसमर्पण किया, क्योंकि 6 अगस्त और 9 अगस्त को हिरोशिमा और नागासाकी बम गिरे और 10 अगस्त को इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। हिरोशिमा और नागासाकी पर अणुबम गिराए जाने के कारण जापान ने द्वितीय विश्व में आत्मसमर्पण किया। अब आगे देखेंगे। अब हम देखेंगे अगला चैप्टर, द्वितीय विश्व युद्ध। दोस्तों, जितने भी भाई नए जुड़े हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दीजिए। चलिए अब आगे देखें। द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 ईस्वी को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया। इसके 2 दिन बाद फ्रांस और ब्रिटेन ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की और इसी के साथ द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। यह 6 वर्षों तक लड़ा गया। इसका अंत 2 सितंबर 1945 ईस्वी को हुआ। इसमें 61 देशों ने भाग लिया। प्रथम विश्व युद्ध में 37 देशों ने और इसमें 61 देशों ने। द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मन जनरल रोमेल का नाम डेजर्ट फॉक्स रखा गया था। म्यूनिख पैक्ट सितंबर 1938 में संपन्न हुआ। अब आगे देखेंगे। जर्मनी ने वारसाई की संधि का उल्लंघन 1935 ईस्वी में किया। स्पेन में गृह युद्ध 1936 में शुरू हुआ। संयुक्त रूप से इटली और जर्मनी का पहला शिकार स्पेन था। जर्मनी द्वारा सोवियत संघ पर आक्रमण करने की योजना को ऑपरेशन बारबोसा कहा गया है। 23 अगस्त 1939 ईस्वी को जर्मनी रूस आक्रमण समझौते पर हस्ताक्षर हुए। जर्मनी ने रूस पर समझौता उल्लंघन का आरोप लगाकर उस पर 22 जून 1941 में आक्रमण कर दिया। फरवरी 1943 में रूसी सेना जर्मनी को हराने में सफल हुई। जर्मनी की ओर से द्वितीय विश्व युद्ध 10 जून 1940 को इटली ने प्रवेश किया। जर्मनी की ओर से द्वितीय विश्व युद्ध में 10 जून 1940 को इटली ने भी प्रवेश कर लिया। अब आगे देखेंगे। अमेरिका का द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश 8 दिसंबर 1941 ईस्वी को हुआ। इसका कारण जापान द्वारा 7 दिसंबर 1941 का हवाई द्वीप स्थित पर्ल हार्बर पर अमेरिकी नौसैनिक अड्डे पर जबरदस्त हमला था। अगर पर्ल हार्बर हमला नहीं हुआ होता तो अमेरिका शायद युद्ध में न आता। द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल और अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे। इंग्लैंड का शानदार अलगाववाद की नीति का विचारक सेलीसेवरी था। वारसाई की संधि को आरोपित संधि के नाम से जाना जाता था। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय का श्रेय रूस को दिया जाता है। आगे देखेंगे। मित्र राष्ट्रों की सामूहिक प्रयासों से 6 जून 1944 को जर्मन सेना परास्त हो गई और 7 मई 1945 को इसने आत्मसमर्पण कर दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 ईस्वी को जापान पर अणुबम का प्रयोग किया। इस युद्ध में मित्र राष्ट्रों द्वारा पराजित होने वाला अंतिम देश जापान था। अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 ईस्वी को हिरोशिमा पर लिटिल बॉय या यूरेनियम 235 तथा 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर फैट मैन प्लूटोनियम 239 नामक एटम बम गिराया था। अब आगे देखेंगे। 2 सितंबर 1945 को यदो की खाड़ी स्थित अमेरिका युद्धपोत मिसोरो पर मित्र राष्ट्रों के सर्वोच्च सेनापति मैक आर्थर के समक्ष जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया और इनके साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। जापानी प्रधानमंत्री एडमिरल सुजुकी ने त्यागपत्र दे दिया। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। दोस्तों, ये लूसेंट का विश्व इतिहास समाप्त हुआ और सेशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू। हेलो दोस्तों, नमस्कार, नमस्ते।